जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 पीएम के अगले वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा से प्राप्त अभिलेख और हरियाणा में लड़े गए प्रमुख युद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। दोस्तों तकरीबन 80 के आसपास क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभिलेख से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं अभिलेख होता क्या चीज़ है। ऐसा है दोस्तों, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखी गई जो पठन सामग्री होती है ना, उसे अभिलेख कहते हैं। यानी कि या तो धातु पर या पत्थर पर जो लिखी गई पढ़ने वाली ऐसी सामग्री जो कि कुछ डायरेक्शंस देती हो, कुछ ज्ञान देती हो, उसे अभिलेख कहा जाता है। होता ऐसा है कि प्राचीन काल में जो शासक होते थे, इनके द्वारा अपने आदेशों को भाई पत्थरों पे, धातु पे लिखवा दिया जाता था ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। इन्हें ही अभिलेख कहा जाता था। अभी देखते हैं एक के बाद एक क्वेश्चन। पहला है, हरियाणा से लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हरियाणा से लगभग 3 दर्जन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, या कह सकते हैं 37 अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अभिलेख है। तो हरियाणा से जो प्राप्त अभिलेख हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है टोपरा का अभिलेख। ये जो यमुनानगर में पड़ता है टोपरा, लेकिन जब इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था दिल्ली, तो उस समय ये जो टोपरा नामक जगह थी अंबाला में पड़ती थी। वर्तमान में ये कहाँ है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, टोपरा से अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों टोपरा नामक जो स्थान है वहाँ से अशोक के 7 अभिलेख मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट, टोपरा से विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख हैं। अभी ग्राम सचिव की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो टोपरा से विग्रहराज चतुर्थ के कुल 3 अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट, टोपरा से अशोक स्तंभ को निकलवाकर लाल किला दिल्ली कौन लाया था। तो ये लेके आया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ओके नेक्स्ट, वर्तमान में यह स्तंभ कहाँ पर है। तो वो लाया कहाँ था, लाल किला दिल्ली, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो वर्तमान में जो टोपरा का अशोक स्तंभ है, जो टोपरा से लाया गया अशोक स्तंभ है, जिसे दिल्ली में लाल किले में गड़वा दिया था, वो वर्तमान में फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थित है। और आप सभी को पता होगा कि फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नाम है वो बदल चुका है। क्या हो गया है, हमारे पूर्व या कहें स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पे इसका नाम कर दिया गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। ओके नेक्स्ट, हरियाणा से बारेखड़ी का अभिलेख कहाँ से मिला है। तो दोस्तों हरियाणा से जो बारेखड़ी का जो अभिलेख है वो शुद्ध जगाधरी से मिला है। एक बात और जान लेते हैं, हरियाणा से जितने भी अभिलेख मिले ना वो अलग अलग जानकारियां देते हैं। देखो कोई तो मिला है भाई बाराखड़ी का अभिलेख, कोई मिला है अधूरा अभिलेख, कोई ऐसा अभिलेख मिला है जो ये बताता है कि भाई जो हरियाणा की राजधानी है ना वो दिल्ली थी। कोई ऐसा अभिलेख भी मिला है जिससे ये पता चलता है कि पशुपति संप्रदाय था हरियाणा में। और कोई ऐसा अभिलेख में मिला है जिससे ये पता चलता है कि भाई श्री राम, सीता और जो लक्ष्मण है ना, ये जटायु से बात करते हुए दिखाए गए हैं। और कोई ऐसा भी अभिलेख मिला है विदेश से जिसमें अपने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन है। तो इसी हिसाब से इन क्वेश्चनों को हम आज कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में अधूरा अभिलेख कहाँ से मिला है। तो दोस्तों हरियाणा में जो अधूरा अभिलेख है, जो पूरा नहीं है, वो कपाल मोचन यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। तो कौन सा अभिलेख है जो ये बताता है कि भाई हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। ये अभिलेख है लाडनू का अभिलेख। और लाडनू नामक जगह कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, किस अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों जो सिरसा से अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, उसमें पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, किस अभिलेख में राम लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है। तो भाई राम और लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है नचार खेड़ा के अभिलेख से। और ये जो नचार खेड़ा है ये कहाँ पर है, जींद में है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हांसी को पृथ्वीराज द्वितीय ने बसाया था और हांसी से ही पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कहाँ से एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं जो कि 8 अलग अलग जगहों से आने वाले भागवतों की जानकारी देता है। कहने का मतलब यह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर एक स्तंभ के ऊपर 8 अभिलेख बने हैं भाई। और इन अभिलेखों से ये पता चलता है कि जो 8 अलग अलग जगह से जो भागवत आए थे ना, उनकी जानकारी इन अभिलेखों में है।
तो ऐसा कौन सी जगह से मिला है? ये मिला है गुजरी महल से। और गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रपाल के 905 ईस्वी के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों महेंद्रपाल के 905 ईस्वी के अभिलेख पेहोवा कुरुक्षेत्र नामक स्थान से मिले हैं। ओके। नेक्स्ट, महेंद्रपाल के शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन है? तो दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से करना। भाई महेंद्रपाल के जो शिलालेख थे ना, वो मंदिरों के निर्माण का वर्णन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 286 नंबर, करनाल से प्राप्त अभिलेख में किसके निर्माण का वर्णन है? तो जो करनाल से प्राप्त अभिलेख हुआ है ना, वो सरोवर का निर्माण का वर्णन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है तोसाम से किसकी जानकारी देने वाला अभिलेख मिला है? ये तोसाम कहाँ पर है? दोस्तों भिवानी में है। तो तोसाम से जो अभिलेख मिला है ना, वो तालाबों की जानकारी देने वाला अभिलेख मिला है। अभी आप बोलेंगे सर हम तो भूल जाएंगे इसको। नहीं भूलेंगे, कैसे नहीं भूलेंगे? देखो, तोसाम को याद कर ले, तय तोसाम तय तालाब हो गया। तो तोसाम से तालाब की निर्माणी। और इसको कस के पकड़ लेना, इसको तालाब को कैसे पकड़ना है? कस के। ओके, तय तोसाम तय तालाब, कस के, कै करनाल, से कस कस, यानी कि से सरोवर। करनाल से सरोवर का निर्माण, तोसाम से तालाब का निर्माण। एक बच गया, महेंद्रपाल मंदिर, मैं मंदिर मैं महेंद्रपाल। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, किस देश से प्राप्त अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन मिला है? तो दोस्तों एक अभिलेख है ना, विदेश से भी मिला है। कहाँ से मिला है? चाइना। चाइना के पास लाओस जो कंट्री है, कौन सा? लाओस। लाओस देश से एक अभिलेख मिला है। उसमें क्या लिखा हुआ है? कुरुक्षेत्र की महिमा का गान किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट, चौहानों द्वारा हरियाणा के नगरों को जीतने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भाई चौहानों ने जो हरियाणा के नगरों को जीत लिया था, इस बात का उल्लेख जो है ना, बिजोलिया के अभिलेख से मिलता है। और ये जो बिजोलिया नामक जगह है, ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, किसके अभिलेख से पता चलता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? तो भाई पेहवा जो है ना, वो घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, ऐसा हमें पता चलता है मिहिर भोज के अभिलेख से। किसके? मिहिर भोज के अभिलेख से। नेक्स्ट है, हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो हुमायूं जो बाबर का लड़का था, यानी कि अकबर का जो बाप था हुमायूं। ठीक है। तो हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिला है? फतेहाबाद से मिला है। फतेहाबाद। नेक्स्ट है, मोहनबाड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? दोस्तों झज्जर में है मोहनबाड़ी जगह। तो झज्जर के जो मोहनबाड़ी स्थान से ही मिला है मोहनबाड़ी अभिलेख। नेक्स्ट, मोहनबाड़ी अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो मोहनबाड़ी अभिलेख में विष्णु मंदिर की जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है। और मोहनबाड़ी से ही विष्णु की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 294, यशस्तिलक चंपू ग्रंथ से हरियाणा में किसके शासन की जानकारी मिलती है? तो यशस्तिलक चंपू जो ग्रंथ है, इससे हरियाणा में तोमर शासन की जानकारी मिलती है कि भाई हरियाणा में तोमरों का शासन था। ठीक है। नेक्स्ट है, पिंजौर अभिलेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो पिंजौर अभिलेख है पंचकुला में से प्राप्त हुआ है, तो पिंजौर अभिलेख की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये कौन? एक अंग्रेज, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, यशस्तिलक चंपू ग्रंथ किसने लिखा था? तो भाई यशस्तिलक चंपू ग्रंथ जो है ना, जिसमें तोमर वंश के शासन की जानकारी मिली है, तो ये लिखा था सोमदेव ने। किसने? सोमदेव ने लिखा था। नेक्स्ट, रामायण के श्लोकों वाली मोहरें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों रामायण के श्लोकों वाली जो मोहरें मिली हैं, वो नचार खेड़ा जींद से मिली है। और नचार खेड़ा से जो हमें अभिलेख मिला है ना, उसमें जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है। किस किस को? श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो भाई जो गुप्तकालीन सूर्य देवता की जो मूर्ति मिली है, वो मिली है अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ है? यह है हिसार में। नेक्स्ट, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? शेष शैया यानी कि शेष का मतलब है शेषनाग, और शैया का मतलब है चारपाई यानी कि खाट, सेज। तो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए विष्णु की जो मूर्ति मिली है, वो सोनीपत से मिली है। शेषनाग सोनीपत। ओके। नेक्स्ट, अभिलेख का आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है अभिलेख वाला। तो भाई क्या है ये? भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो अभी आपको बताया था मैंने, भाई मोहनबाड़ी झज्जर। ठीक है। तो मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है भगवान विष्णु की मूर्ति।
नेक्स्ट दोस्तों, अभी हम जानते हैं हरियाणा में लड़े गए प्रमुख युद्ध। भाई हरियाणा में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उसकी पूरी डिटेल समरी आपके सामने आ जाएगी अभी। ओके, पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 301, महाभारत का युद्ध कब लड़ा था? भाई महाभारत का युद्ध जो है ना, ये हुआ था बीसी में। और कितना बीसी? 950 बीसी से 900 बीसी के बीच में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। ओके, नेक्स्ट, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण। तो भाई महमूद गजनवी का जो है ना पहला आक्रमण हुआ था 1001 में हुआ था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का थानेसर पर कब आक्रमण हुआ था? तो भाई ये हरियाणा में जो थानेसर पर आक्रमण हुआ था वो 2 बार हुआ था, 1009 और 1014। लेकिन बुक्स में आपको मैक्सिमम बुक्स में 1014 का ही वर्णन मिलता है, 1009 का नहीं मिलता है काफ़ी बुक्स में। ठीक है, लेकिन आप दोनों को ध्यान रखना। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात पर कब हुआ था? तो भाई जब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का तो एक तो महत्वपूर्ण बाहर के हैं वो भी देख लेते हैं। तो महमूद गजनवी का 16वां जो आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, और ये कहाँ है? गुजरात में है। तो ये कब हुआ था ये बोल रहा है, ये हुआ था 1025 में। नेक्स्ट, और जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस आ रहा था दोस्तों, तो रास्ते में इसने ये क्या है, जाटों के द्वारा लूट लिया गया था। जाटों ने इसकी जो संपदा है, सोना है, चांदी है, उनको लूट लिया था। इसी वजह से इसने महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण भी किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? भाई उन्हीं के विरुद्ध होगा ना जिन्होंने लूटा। और लूटा किसने था 1025 ईस्वी में? जाटों ने। तो भाई ये किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, मसूद ने कुमारपाल देव को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों हाँसी के 2 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध था ना हाँसी का युद्ध 1037, उसमें हरा दिया था मसूद ने कुमारपाल देव को। नेक्स्ट, हाँसी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भाई हाँसी का प्रथम युद्ध हुआ था 1037 में। मैंने आपको बताया ना 2 युद्ध हुए हैं हाँसी के। ओके, नेक्स्ट एक और आ जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ था? तो भाई तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1191 ईस्वी में। और तराइन को ही तरावड़ी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तरावड़ी, करनाल। ओके, तो भाई इसमें क्या है, इस युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज जीत गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने एक गलती कर दी थी कि मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था, ठीक है, दुश्मन को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 309, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था 1192 में हुआ था। ठीक है, दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट, हाँसी के दूसरे युद्ध में, दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, कोई बात नहीं, कुछ बातें एडजस्ट करने वाली होती हैं तो प्लीज इसे एडजस्ट करना। हाँसी के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे हराया था? तो जो हाँसी का दूसरा युद्ध हुआ था 1193 में, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाट सेनापति जाटवन मलिक को हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का जो दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन को कब हराया? तो देखो तराइन के 3 युद्ध हुए थे। पहला हमने बताया आपको 1191 जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। दूसरा बताया 1192 जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया मोहम्मद गोरी का हाथों। और तीसरा जो हुआ था 1215 में, ठीक है, इसमें ताजुद्दीन हार गया था इल्तुतमिश के हाथों। और ये इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, ठीक है, और उसका दामाद भी यही था, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, रजिया बेगम दिल्ली की सुल्तान कब बनी? तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में क्या है, रजिया बेगम कुछ समय बाद ही 1236 में ही दिल्ली की सुल्तान बन गई थी। और ये पहली मुस्लिम सुल्तान थी, लेडी। नेक्स्ट, कैथल का युद्ध कब हुआ था? तो भाई कैथल का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1240 में। 1240 में हुआ था और इस युद्ध में क्या है, रजिया बेगम मारी गई थी। भाई रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है? भाई जहाँ मारी गई वहाँ होगा दोस्तों। कहाँ है? कैथल में है। क्वेश्चन नंबर 315, बलबन ने मेवातियों पर पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों बलबन का जो मेवातियों पर पहला आक्रमण था वो था 1260 में। ओके, नेक्स्ट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बलबन ने मेवात के जंगलों में आग कब लगाई? तो बलबन ने मेवात के जंगलों जंगलों में
65 65 में आग लगाई थी और बहुत सारे दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। और इन्हीं दुर्गों में से एक फेमस है गोपालगिरी का दुर्ग, जो कि उस समय तो मेवात में था लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 317। ओके भाई, है बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया, भाई ये गुरुग्राम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो भाई पानीपत के हुए थे दोस्तों 3 युद्ध। पहला जो है ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, और इस युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच कब हुआ था? तो भाई पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, रियली सॉरी, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें अकबर जीत गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। दोस्तों इसने क्या है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, ठीक है, दिल्ली तक पूरे इलाके में कब्जा कर लिया था। और ये जो खिजर खां जो इसका सेनापति था, उसी ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी, आपको पता भी होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसका आक्रमण की, तो भारत पर इसका आक्रमण था 1398 में। लेकिन इस आक्रमण के दौरान जो इसने सबसे ज़्यादा कत्लेआम मचाया था ना, वो मचाया था कहाँ, फतेहाबाद में। नेक्स्ट है मेवात का युद्ध या कहीं खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था। राणा सांगा और हसन खां मेवाती ने मिलकर बाबर से युद्ध किया था, लेकिन बाबर जीत गया था दोस्तों। नेक्स्ट 15 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया? तो भाई 15 जून 1539 को जो चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। किसको हराया था? अकबर के पापा को, कौन, हुमायूं को। ओके, नेक्स्ट 17 मई 1540 को कन्नौज या कहें बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया? भाई फिर हरा दिया हुमायूं को ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 324। तिलपत कहाँ है? ये फरीदाबाद में। ओके, तिलपत के युद्ध 10 मई 1666 में जाटों ने किसकी सेना को हराया? तो भाई जाटों ने किसकी सेना को हराया था? औरंगजेब की सेना को हराया था। औरंगजेब को नहीं हराया, औरंगजेब तो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो कब हुआ था युद्ध, ये लड़ाई थी एक? तो भाई इसमें जाटों ने हराया था 10 मई 1666 को। लेकिन जो तिलपत का पहला युद्ध होता है ना, वो अभी आपको दिखाते हैं 1669 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 325। 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? तो जो पहला युद्ध हुआ था तिलपत का, ये 1669 में हुआ था। इसमें औरंगजेब ने गोकुला जाट को हरा दिया था। ओके, और पिछला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या है, आपस में नॉर्मल लड़ाई हुई थी जिसमें जाटों ने मिलके ऐसे ही भाई औरंगजेब की सेना को हरा दिया था। लेकिन जो घमासान मचा, पहली लड़ाई मची, वो 3 साल बाद ये मची थी 1669 में। ठीक है, नेक्स्ट, और इसने गोकुला जाट को बंदी भी बना लिया था। ठीक है भाई, तिरुपति का पहला लड़ाई के बाद औरंगजेब ने गोकुला जाट को बंदी बना लिया, बंदी बना के इसको आगरा ले गया और वहाँ जनता के सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इसकी आंखें निकाल दी थी जनता को क्या बोलते हैं, भयभीत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हो गया था? भाई हरियाणा पर जो मराठों का अधिकार हो गया था 1756-57 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया? तो भाई पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ओके, और अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था मराठों को। नेक्स्ट महादजी सिंधिया के कारण मराठों का हरियाणा पर दोबारा अधिकार कब तक हो गया था? ग्राम स्ट्रीम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ये हो गया था 1789 तक। क्वेश्चन को कैसे पूछा था कि भाई 1789 में मराठों पर जो अधिकार था वो किसका था? महादजी सिंधिया का। ओके, महादजी सिंधिया। नेक्स्ट भाड़ावास या कहें रेवाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो भाड़ावास या रेवाड़ी का युद्ध ये भी कब हुआ था? 1789 में, 89। नेक्स्ट मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ विद्रोह, कैथल का विद्रोह कब किया था? ये जो मोहन सिंह है, ये मोहन सिंह मंडार है दोस्तों। ठीक है, मंडार रियासत के शासक, और मंडार रियासत कहाँ हुई है? कैथल में। तो मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो 1530 ईस्वी में किया था दोस्तों। नेक्स्ट 1672 में सतनामियों का विद्रोह किसके खिलाफ था? तो भाई 1672 में सतनामियों का विद्रोह जो था वो औरंगजेब के खिलाफ था दोस्तों।
और सतनामी कहाँ पे हुए? नारनौल में। नेक्स्ट, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि ये जो सतनामी संप्रदाय है इसको किसने बनाया था? संत वीरभान के द्वारा। नेक्स्ट, 1814 में जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1814 में जींद का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? छज्जो। ओके, ऐसी ट्रिक बता दिया मैंने, छज्जो। तो भाई छछरौली का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था जोध सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट, 1818 में रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी राजा। ओके, रानिया जाबित खां। तो जाबित खां ने किया था दोस्तों रानिया के विद्रोह का नेतृत्व। ओके, रानी राजा जाबित खान। ओके। नेक्स्ट, 1824 में किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सूरजमल ने, और सूरजमल को ही किसानों का अफलातून भी बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 1835 में बलावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बलावली का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट, 1843 ईस्वी में कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये जो 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था इसका जो नेतृत्व किया गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने किया। देखो ये भी कैथल का विद्रोह है, और इससे पहले 1530 में जो हमने पढ़ा है मोहन सिंह मंडार का, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ 1530 में कैथल का विद्रोह किया था। ठीक है। नेक्स्ट, 1845 में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भाई ये किया था अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह ने। नेक्स्ट, तिलपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो भाई तिलपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो है 1764 में। देखो दोस्तों ये है तिलपत का दूसरा युद्ध, और इससे पहले हम तिलपत का प्रथम युद्ध भी पढ़ चुके हैं। कब हुआ था? 1669 में, 28 नवंबर 1669 में। ठीक है, जिसमें गोकुला जाट को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और उसकी सेना को हरा दिया था गोकुला जाट की को, और गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे आगरा में ले जाकर दोस्तों। नेक्स्ट, तिलपत के दूसरे युद्ध में जाट राजा जवाहर सिंह ने किसे हराया था? तो भाई ये जो 1764 में दूसरा युद्ध हुआ था तिलपत का, इसमें जाट राजा जो जवाहर सिंह थे उसने नजीबुद्दौला को हरा दिया था। किसको? नजीबुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट, हांसी का शासक जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? तो भाई ये जो जॉर्ज थॉमस था ये आयरलैंड का रहने वाला था दोस्तों। नेक्स्ट, बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखो बेरी में भी युद्ध हुए थे दो। ओके, ये प्रथम की बात कर रहा है, तो कब हुआ है? 1794 ईस्वी में। ओके, बेरी के प्रथम युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया? तो भाई बेरी के प्रथम युद्ध में भी जाटों को हार मिली थी, और किसने हराया था? ये हराया था अपने जॉर्ज थॉमस ने। अपने नहीं थे भाई साहब, ये आयरलैंड के थे। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 345, 1796 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया? तो भाई 1796 में भी जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी और रांगड़ किसानों को हराया था इसने। नेक्स्ट, 1798 में जॉर्ज थॉमस ने भिवानी में किसे हराया? तो 1798 में फिर जॉर्ज थॉमस जीत गया, और इसने भिवानी में किसको हरा दिया था? सिखों को हराया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 347, 1799 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने नारनौंद के युद्ध में किसे हराया? तो जॉर्ज थॉमस ने 1799 ईस्वी में नारनौंद, कहाँ है? हिसार में। ठीक है, सिखों को हराया था भाई। नेक्स्ट है 1801 ईस्वी में बेरी के दूसरे युद्ध में किसकी संयुक्त सेना ने जॉर्ज थॉमस को हराया था? ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ओके, तो 1801 ईस्वी में जो संयुक्त सेना थी सिख एवं मराठा की, उन्होंने जॉर्ज थॉमस को हरा दिया था, और ये इस युद्ध का क्या नाम था? बेरी का दूसरा युद्ध। इससे पहले हम बेरी का प्रथम युद्ध भी पढ़ चुके हैं। कब हुआ था? 1794 ईस्वी में। देखे जरा, ये देखिए बेरी का प्रथम युद्ध, क्वेश्चन नंबर 343, 1794। ओके। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी 1802 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बहरामपुर में, और बहरामपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, करनाल के युद्ध 21 फरवरी 1739 में नादिर शाह ने किसे हराया? तो दोस्तों नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। ग्राम सूची में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, उसमें कैसे पूछा था कि नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में किसे हराया? वहाँ लिखा था मो शाह, बस इतना ही लिखा था, तो मोहम्मद शाह को हराया था। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह को अन्य किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों इसे रंगीला के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 352, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस
अपने साथ कौन लेकर गया था? तो दोस्तों कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस को अपने साथ लेकर गया था नादिर शाह। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने कब कारतूस काटने से मना कर दिया था? तो दोस्तों मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कारतूसों को काटने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके अनुसार जो सच्चाई थी वो ये थी कि भाई इन कारतूसों के ऊपर जो है ना गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और वो बात बिल्कुल सच भी थी। इसी वजह से इस जवान ने, इस सैनिक ने मना कर दिया था, मंगल पांडे जी ने। ओके। नेक्स्ट, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? भाई 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। ये जो मंगल पांडे जी थे, ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में बैरकपुर में ड्यूटी करते थे। कौन सी? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में। नेक्स्ट, मंगल पांडे की फांसी के बाद सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भाई मंगल पांडे की जो फांसी के बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। क्या कहानी है उसकी? देखिए ऐसा है कि भाई 9 मई 1857 को जो मेरठ छावनी थी उसमें 90 जवानों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसने 90 में से 85 जवानों को तुरंत कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया, और उनको 5-5 साल की जेल की सज़ा भी सुना दी थी। ठीक है। इसी वजह से बाकी जवान भी भड़क गए और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हो गया था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भाई हरियाणा में भी 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो गई थी। कहाँ पर? अंबाला में। नेक्स्ट, गुरुग्राम में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वाला जो इलाका है यहाँ पर भी 13 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमने तकरीबन 80 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। हरियाणा में लड़े गए प्रमुख युद्ध और हरियाणा से संबंधित अभिलेख। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों को पक्का बताएं कि भाई यहाँ पे इस तरह की नॉलेज दी जाती है। मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए दोस्तों। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके सभी टेस्ट क्लियर हों, आपको जल्द से जॉब मिले, यही हमारी दुआ है।